Hello, students. Very good morning. Welcome back to our online classes at Shri Ram College, 17 RB, राइसिंग नगर. स्टूडेंट्स, हमारी प्रीवियस क्लास में हमने आपके सिलेबस के अंदर जो आपका पेपर सेकंड है उसके अंदर पोइट्री के अंदर स्टूडेंट्स जो आपकी पोइम थी सोल्जर उसको हमने कंप्लीट किया था. और आज हम एक नई पोइम शुरू करने वाले हैं. जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. और इस पोइम को कंपोज करने वाले हैं नज़ीम इज़ीकल. ये पोइम आपके बीए बीएड थर्ड ईयर के अंदर सिलेबस के अंदर है स्टूडेंट्स. ओके, तो आज हम इस पोइम के बारे में पढ़ेंगे और हम नज़ीम इज़ीकल के बारे में भी पढ़ेंगे कि नज़ीम इज़ीकल कौन है, इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या कुछ इन्होंने हमारे लिए ऐसा लिखा कि जिसकी वजह से हमारे लिटरेचर के अंदर इनका जो नेम है बहुत ही एमिनेंट पॉइंट्स में से एक है. ओके, और फिर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कितनी फेमस है इसके बारे में हम अपनी क्लास के अंदर बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. सबसे पहले मैं इसके अगर टाइटल की बात करूं तो स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स क्या होता है? बिच्छू होता है. बिल्कुल सभी ने आपने देखा होगा स्कॉर्पियन क्या होता है? बिच्छू होता है. और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिखने में कुछ इस तरीके का ये इंसेक्ट होता है बिच्छू. यहाँ पे आप इसकी टेल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, और टेल के आगे इसका क्या है, जो स्टिंग है, इसका जो डंक होता है. लेटर ऑन अपने पॉइंट में बात करेंगे इसकी कि ओके. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके का ये इंसेक्ट होता है. अब अपने अगर पॉइंट की बात करें नज़ीम इज़ीकल, तो स्टूडेंट्स इनका नाम देखने पर आपको ऐसा मे बी लग रहा होगा कि ये कोई इंग्लिश है या कोई और कल्चर से बिलोंग करते हैं. आपको कहीं भी ऐसा नहीं फील आ रहा होगा कि नज़ीम इज़ीकल इंडियन हो सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में, नज़ीम इज़ीकल के बारे में कि नज़ीम इज़ीकल कौन है. ओके, तो यहाँ पे उनके मैंने आपके लिए एक पिक ले रखी है नज़ीम इज़ीकल की. ओके, तो अब अपने इनके बारे में स्टूडेंट्स थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि ये पर्सनैलिटी वाइज क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या ये इंडियन है या नहीं है, तो इस बारे में अपनी बात करते हैं. ओके, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अबाउट ऑथर या अबाउट पोइट. ओके, यहाँ मैं इसकी जगह पोइट भी कह सकता हूँ. चलिए बात करते हैं. नज़ीम इज़ीकल वॉज एन इंडियन जूइश पोइट. अब अगर देखा जाए तो ये इंडियन जूइश पोइट थे और इनका जो प्रोफेशन था वो पोइट तो थे ही, इसके अलावा ये क्या थे, ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मल्टी टैलेंटेड है, इंडियन जूइश पोइट है, एक्टर है, प्ले राइट है, एडिटर है एंड आर्ट क्रिटिक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका जो बर्थ होता है वो कब होता है, 14 स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखिए, इसके अगर अपने बर्थ के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स बर्थ इसका जो मेनली क्रिटिक्स द्वारा माना जाता है वो 16 माना जाता है. ओके स्टूडेंट्स, 16 दिसंबर माना जाता है. और किताबों में तो वैसे इसके बारे में अगर देखें तो अपने 14 आता है, लेकिन अगर इनसाइक्लोपीडिया की बात करें तो वहां पे 16 आता है. तो स्टूडेंट्स आप अपने माइंड में 16 रखें. नज़ीम इज़ीकल वॉज बॉर्न ऑन 16 दिसंबर 1924. 16 दिसंबर 1924 के अंदर इनका बर्थ होता है. और स्टूडेंट इनका बर्थ होता है वो कहां होता है, इनका बर्थ होता है बॉम्बे में. ओके स्टूडेंट्स, इनका बर्थ कहां पे होता है, बॉम्बे के अंदर होता है. अब बॉम्बे वही जिसको हम आज के टाइम में मुंबई के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय ब्रिटिश इंडिया था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के अंडर में था हमारा जो इंडिया, तो उस समय इसको बॉम्बे बोलते थे. तो आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के समय के ये पॉइंट हैं, जूइश पॉइंट हैं. और इनका जन्म 16 दिसंबर 1924 के अंदर कहाँ पे होता है, बॉम्बे के अंदर होता है. और इनकी जो डेथ होती है स्टूडेंट्स वो होती है 9 जनवरी 2004. 9 जनवरी 2004 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है. और डेथ भी इनकी कहाँ पे होती है, डेथ इनकी मुंबई में होती है, जो कि बाद में बॉम्बे से मुंबई बन गया ना, क्योंकि बॉम्बे तो उस समय था जब इंडिया ब्रिटेन के अंडर में था. बाद में इसी का नाम क्या हुआ, मुंबई पड़ गया. ओके, यहाँ पे आपने लिखा भी हुआ है, वॉज एन इंडियन जूइश पोइट, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक. अब देखिए
इनके बारे में मैं एक और खास बात बता दूं आपको कि बहुत बार आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे पोइट ऐसे होते हैं जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब देखिए एंग्लो इंडियन का मतलब तो क्या हुआ कि जिनके पेरेंट्स में से एक में से क्या होता है, दोनों में से कोई एक फॉरेनर होता है। ओके, लेकिन नजीम अजीकल है स्टूडेंट्स, याद रखना ये इंडो एंग्लिकन है। ये क्या है? इंडो एंग्लिकन। ओके, ध्यान रखना ये क्या है? इंडो एंग्लिकन। स्टूडेंट हमारे जो नजीम अजीकल है वो क्या है? इंडो एंग्लिकन है। अब देखिए इंडो एंग्लिकन का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइट या ऐसा ऑथर जो बेसिकली नेटिव तो कहां का है? इंडिया का है, लेकिन लिखता कौन सी लैंग्वेज के अंदर है? वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता है। तो नजीम अजीकल है, उनका नेम इसलिए लगता है क्योंकि वो जूइश थे। ओके, लेकिन बेसिकली वो नेटिव कहाँ के हैं? वो रहने वाले भारत के हैं और लिखते वो कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो इसलिए नजीम अजीकल क्या है? एक इंडो एंग्लिकन पॉइट है। ओके, अब इसके अलावा अगर बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश। ओके, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश। की स्वतंत्रता के बाद में इन्होंने जो इंडियन वर्ड्स था उसको किस में लिखा? इंग्लिश में लिखा। तो इसलिए उनको उसका क्या माना जाता है? फादर माना जाता है। ओके, अब आपको स्टूडेंट पता है कि हर पोइट का कोई ना कोई एक इरा होता है, उसकी एक लिटरेरी एज होती है। तो स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज के अंदर कि जो नजीम अजीकल हैं इनकी जो लिटरेरी एज है, जो लिटरेरी इरा है, वो कौन सा है? मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ओके, इनके जो इरा का नाम क्या है? जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि वर्ड्सवर्थ कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से। जॉन कीट्स किससे? रोमांटिक से। और शेक्सपियर किससे? एलिजाबेथन से। तो उसी प्रकार अगर अपने बात करें नजीम अजीकल कौन सा इनका इरा है? लिटरेरी इरा है इनका मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ओके, इसके अलावा इनके बारे में बात करें, ही वॉज अ फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री। अब देखिए पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या है कि जब भारत जो आपको ध्यान है ना कि ब्रिटेन के अंडर से भारत फ्री हो गया था और जो औपनिवेशिक जो था ना, कॉलोनियल उपनिवेश होता है, तो उसके बाद का जो इंडियन हिस्ट्री है तो उसके ये क्या रहे हैं? बहुत ही फाउंडेशनल फिगर रहे हैं। मतलब उसके अंदर बहुत ही एमिनेंट इनका नाम है और उसके ये फाउंडर रहे हैं। स्पेसिफिकली फॉर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। स्पेशली अगर इनकी अपने बात करें तो इन्होंने क्या लिखा था? इंडियन राइटिंग की जो भारतीय जो कल्चर था या भारतीय जो हिस्ट्री थी उसको इसमें किसने लिखा? कौन सी लैंग्वेज में लिखा? इन्होंने इंग्लिश के अंदर लिखा। यानी कि इंडियन वर्ड्स को इन्होंने किस में लिखा? इंग्लिश में लिखा। अब अपने बात करते हैं, ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। अब आपको पता है कि साहित्य अकादमी भारत के अंदर लिटरेचर के अंदर अवार्ड दिया जाता है। तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? इन 1983 फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन लेटर डे सॉन्ग्स। इसको अपने क्या बोलेंगे? लेटर डे सॉन्ग्स बोलेंगे इसको। ठीक है, इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स पी और एल दोनों क्या रहेंगे? साइलेंट रहेंगे। तो इनकी एक कॉम्पोजिशन थी, इनका पोइट्री कलेक्शन था जिनका नाम क्या था? लेटर डे सॉन्ग्स। इसके लिए इन्हें क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया बाय द साहित्य अकादमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी फॉर लेटर्स। ओके, अब हम बात करते हैं इजिकल्स फर्स्ट बुक द बैड डे अपीयर्ड इन 1952। अब इनकी जो पहली बुक थी स्टूडेंट्स वो कब पब्लिश होती है? इनकी हमारे सामने कब आती है स्टूडेंट्स? वो हमारे सामने आती है 1952 के अंदर आती है और नाम क्या था? द बैड डे। ही पब्लिश्ड अनदर वॉल्यूम ऑफ पोइम्स द डेडली मैन इन 1960। अब ये इसका एक दूसरा कलेक्शन है, 1960 के अंदर आया था द डेडली मैन। ओके, तो अब अपने इनके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। ही बिकेम आर्ट क्रिटिक ऑफ द नेम्स ऑफ इंडिया। अब आपको मैंने शुरू में बताया था कि बाय प्रोफेशन ये क्या थे? आर्ट क्रिटिक भी थे। तो ही बिकेम आर्ट क्रिटिक ऑफ द नेम्स ऑफ इंडिया, जो कि 1964 से 66 तक था, एंड एडिटेड पोइट्री इंडिया 66 से 67 तक। फ्रॉम 1961 टू 1972 ही हेडेड द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मिथीबाई कॉलेज बॉम्बे। मिथीबाई कॉलेज बॉम्बे है उसके अंदर ये क्या रहे थे? इंग्लिश डिपार्टमेंट को इन्होंने हेड किया, मतलब वहां पे ये वहां के एमिनेंट रहे, प्रमुख रहे वहां के ये। द एग्जैक्ट नेम हिज फिफ्थ बुक ऑफ पोइट्री वॉज पब्लिश्ड इन 1965। अब आप देख लीजिए यहाँ पे
द एग्जैक्ट नेम था वो कब पब्लिश हुआ, 1965 के अंदर हुआ, जो क्या था, इनकी 5th बुक ऑफ पोइट्री थी। और स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारी आज की पोइम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वो इसी कलेक्शन के अंदर से ली गई है पोइम। जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोइम है वो कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, द एग्जैक्ट नेम के अंदर, और जो कब पब्लिश हुआ था, 1965 के अंदर। In 1976 he translated Jawaharlal Nehru poetry from Marathi in collaboration with Vrinda Nabar and co-edited a fiction and poetry anthology। अब देखिए 76 के अंदर इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू की जो पोइट्री थी मराठी के अंदर, उसको इन्होंने किसके साथ मिलके, वरिंदा नाबर के साथ में मिलके इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया, और बाद में को एडिटेड इन्होंने एक फिक्शन को भी एडिट किया और पोइट्री एंथोलॉजी को भी इन्होंने एडिट किया उनके साथ में मिलके। हिज पोइम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज यूज्ड एज स्टडी मटेरियल इन इंडियन एंड कोलंबियन स्कूल्स। अब देखिए कि जो भारत के स्कूल हैं या जो कोलंबिया के स्कूल्स हैं वहां पे एज अ स्टडी मटेरियल यूज होती है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। अब स्टडी मटेरियल का मतलब क्या मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी क्लासें हैं जो स्कूल्स की, जैसे आपकी भी क्लास के अंदर इनकी पोइम को एज अ स्टडी मटेरियल यूज किया जाता है। बहुत फेमस पोइम रही है इनकी। हिज पोइम्स आर यूज्ड इन एनसीईआरटी एंड आईसीएसई इंग्लिश टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे देखिए जो एनसीईआरटी है या आईसीएसई है, इनकी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उनके अंदर भी इनके पॉइंट्स को यूज किया जाता है एज अ सिलेबस फॉर द स्टूडेंट्स। ही गॉट पद्मश्री अवार्ड इन 1988। अब आपको बताया था मैंने कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था, पहले बता दिया आपको मैंने, ओके। और फिर इनको क्या मिला, पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया। कब दिया गया, 1988 के अंदर। और नीचे आपको लिखा हुआ है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1983 के अंदर, ओके। तो अब अपने इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके कुछ मेजर वर्क्स के बारे में अगर बात करें तो टाइम टू चेंज ये कब पब्लिश हुआ, इन 1952 के अंदर। 60 पॉइम्स इसका जो नेक्स्ट कलेक्शन था 53 के अंदर। 60 में था द अनफिनिश्ड मैन इन, ओके, 60 के अंदर था जो। और फिर था द एग्जैक्ट नेम, और ये कब था, 1965 के अंदर। इसी टेक्स्ट के अंदर जो हमारी आज की प्रेजेंट पोइम है ना, जो हमारी प्रेजेंट पोइम है स्टूडेंट्स, वो इसी कलेक्शन में से ली गई है। और हाइमन्स इन डार्कनेस 1976 के अंदर, ओके। तो ये थी एक शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ नजीम अजीकल स्टूडेंट्स। तो आपको पता लगा होगा कि नजीम अजीकल कौन है, इनका पोइटिक इरा कौन सा है, लिटरेरी इरा कौन सा है। तो इरा स्टूडेंट्स कौन सा था इनका, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। और ही इज फादर ऑफ अ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश का इनको फादर कहा जाता है, ओके। और बेसिकली ये क्या थे, इंडियन जूइश पोइट थे, एक्टर थे, प्लेराइट थे, एडिटर थे और आर्ट क्रिटिक थे। और इनको बोला वैसे कहा जाता है कि ये एक इंडो एंग्लिकन थे, क्योंकि भारतीय थे और लिखते किस में थे, इंग्लिश के अंदर ये लिखते थे, ओके। इनको दो आपको पता है कि मेन प्राइज मिले हैं। 1983 के अंदर इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो कॉम्पोजिशन क्या थी, लेटर डे सॉन्ग्स। और बाद में इनको पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया, 1988 के अंदर दिया गया, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अबाउट द पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो हमारी आज की पोइम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वो पोइम किस तरीके की पोइम है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ओके। उसके बारे में कुछ आपको मेन पॉइंट्स हम अब बता रहा हूं आपको भी, ओके। तो देखिए नंबर एक बात करेंगे, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियसली बता दिया है कि जो आपकी प्रेजेंट पोइम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पब्लिश्ड इन हिज बुक द एग्जैक्ट नेम, जो कि 1965 के अंदर पब्लिश होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोइम है वो कहां से ली गई है, तो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज फेमस कलेक्शन द एग्जैक्ट नेम, ओके। एग्जैक्ट नेम में से पोइम ली गई है। अब अगर अपने इस पोइम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि ये पोइम किस तरीके से लिखी गई है, नो सेट मीटर एंड राइम विच रिफ्लेक्ट्स द अनयूजुअल सब्जेक्ट। अब कहता है कि इस पोइम के अंदर कोई मीटर फॉलो नहीं किया। मीटर समझते हैं ना स्टूडेंट्स, जिसमें क्या होता है, जिसमें लाइनें फिक्स होती है ना, कि जैसे आपने सुना होगा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, हेक्सामीटर में लिखी गई है, ट्रॉचिमीटर में लिखी गई है, जिसमें क्या होता है लाइनों की जो लेंथ होती है वो एक प्रकार से सर्टेन निश्चित होती है। लेकिन इन्होंने कोई मीटर फॉलो नहीं किया, कोई राइम फॉलो नहीं की इन्होंने। और विच रिफ्लेक्ट द अनयूजुअल सब्जेक्ट, क्योंकि जो पोइम का सब्जेक्ट है बड़ा ही अनयूजुअल है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बिच्छू की रात, ओके। अनफेमिलियर नेचर ऑफ द इंसिडेंट, और
ये देखिए जो पोइम है ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है कि उनकी लाइफ के अंदर ऐसी एक इंसिडेंट हुई थी कि जब रात को उनके घर पे बिच्छू आ गया था। थोड़ा मैं सस्पेंस रखता हूं, आगे पोइम में बताऊंगा कि बिच्छू ने क्या किया। ओके, अब इस पोइम के स्ट्रक्चर की आगे और बात करें। इट कंटेन्स 8 स्टैंजास, टोटल 47 लाइंस। अब इस पोइम के अंदर जो लाइन्स है स्टूडेंट्स वो तो कितनी है, 47 है, विच आर डिवाइडेड इनटू 8 स्टैंजास, जिनको 8 स्टैंजा के अंदर बांटा गया है। और मेन बात यह है कि किसी भी स्टैंजा में एक जैसी लाइनें नहीं है, सारे जो स्टैंजा है वो अलग अलग लेंथ के हैं, अलग अलग में लाइन्स हैं, कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं की है, कोई मीटर फॉलो नहीं किया है, तो नरेटिव सी पोइम लगती है अपने को। इट्स अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ अ रेनी नाइट। ये एक ऐसी घटना बताती है जो कि पॉइंट के लाइफ में कब आती है, एक बारिश वाली रात आती है। शोज द कंसर्न ऑफ द नेबरिंग पीजेंट्स, इसके अंदर जो पड़ोसी किसान हैं उनकी क्या चिंताएं हैं वो भी इसमें बताया गया है। शोज डिफरेंट व्यूज एंड बिलीव्स, अलग अलग विचार इसके अंदर बताए गए हैं और बिलीव्स बताए गए हैं। ऑर्थोडॉक्स अप्रोच, ऑर्थोडॉक्स का होता है जो पारंपरिक रूढ़िवादी विचार होते हैं, उनके विपक्ष में किसको रखा गया है, साइंटिफिक अप्रोच। यानी कि आप इसमें देखेंगे कि जो साइंस है और जो पारंपरिक जो ऑर्थोडॉक्स जो अप्रोच है, दोनों के बीच में आप एक कॉन्ट्रास्ट देखेंगे। कंसर्न ऑफ द मदर फॉर हर चिल्ड्रन, और लास्ट में आप क्या देखते हैं कि एक माँ की बच्चों के प्रति जो चिंता क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अब आपको बता दूं कि इस पॉइंट के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं कि एक बारिश वाली रात होती है और पोएट के घर पे एक बिच्छू आता है जो कि उसकी माँ को डंक मार देता है। ओके, तो उसकी माँ को जब डंक मार देता है तो वो जहर से तड़फ रही होती है और पास वाले किसान वगैरह आ जाते हैं। तो वो सारे कहते हैं, मतलब उनके जो ऑर्थोडॉक्स विचार थे, कोई भगवान का नाम ले रहा है और कोई कहता है कि बिच्छू पैरालाइज हो जाएगा, रुक जाएगा तो इसका जहर भी रुक जाएगा। ओके, कोई कह रहा है कि अच्छा हुआ इसको बिच्छू काट गया तो इसके जो इस जन्म के पाप जो है मतलब वो कट गए हैं। कोई कहता है कि इसका आगे वाला जन्म भी सुधर गया है। इस तरीके से तो ये सारे ऑर्थोडॉक्स व्यूज हैं जो कि किसानों के हैं, गांव वालों के हैं। अब वहीं जो पॉइंट के फादर हैं वो बंदा एक लॉजिकल बंदा है। वो क्या है, एक लॉजिकल है, सेप्टिक है, रेशनलिस्ट है, तर्कवादी बंदा है। वो इन चीजों में विश्वास नहीं करता। वो किस में विश्वास करता है, साइंस में विश्वास करता है। तो वो मतलब जो मेडिसिन से, हर्ब से इलाज करना चाहता है। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया कि जो भोले वाले किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनके जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है उनका कॉन्ट्रास्ट किससे बनता है, पॉइंट के फादर के स्केप्टिक और रेशनलिज्म व्यूज से बनता है। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए हम अपनी इस पोइम को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। आई रिमेंबर द नाइट, कहता है मुझे वो रात याद है। अब आई देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखा है नजीम एज़ेकियल ने इस पोइम को। कहता है आई रिमेंबर द नाइट, मेरे को वो रात अच्छे तरीके से याद है। माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, जब मेरी माँ को एक बिच्छू रात को काट गया था। 10 hours ऑफ स्टडी रेन, कहता है लगातार 10 घंटे तक। स्टडी रेन का मतलब यहाँ पे क्या है, जो मूसलधार वर्षा होती है ना, जब रुकती नहीं, लगातार बारिश होती रहती है। तो कह रहा 10 घंटे तक मूसलधार बारिश उस दिन हो रही थी। हैड ड्राइवन हिम, कहता है उसने क्या किया, बिच्छू को कंपेल किया, उसको ड्राइवन किया, मतलब उसको मजबूर कर दिया कहां जाने के लिए, टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, कि वो रेंगता हुआ वहां पे जाए और कहां छिप जाए, वो एक सैक ऑफ राइस की जो चावल की बोरी है ना, उसके नीचे वो रेंगता हुआ, क्रॉल करता हुआ उसके नीचे जाके वो छिप गया। ओके, तो अब आपने देखिए स्टूडेंट्स देखा कि पॉइंट कहता है कि मेरे को वो रात अच्छे तरीके से याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू काट गया था। किस तरीके से उस दिन 10 घंटे लगातार मूसलधार बारिश हो रही थी और किस तरीके से वो बिच्छू बारिश से बचने के लिए घर पे आता है और चावल की बोरी के नीचे आके वो खुद को छिपा लेता है। ओके, फिर कहता है बिच्छू ने क्या किया, पार्टिंग विद हिज पॉइजन, कहता है कि उसने अपने जहर को, पार्टिंग मतलब छोड़ते हुए, उसने अपने जहर को छोड़ दिया। अब कहां छोड़ा था, पॉइंट की जो मदर है उसकी बॉडी पर, है ना, ठीक है ना। आगे अपने को पता चलेगा कि पॉइंट की मदर का जो टॉय है ना, जो पैर का अंगूठा है, वहां पे काटता है बिच्छू। फ्लैश, फ्लैश का मतलब झलक मिलती है उसकी, ऑफ डायबॉलिक टेल। अब डायबॉलिक टेल का मतलब क्या होता है, जो उसकी राक्षसी, जो उसकी शैतानी पूंछ है ना। आपको मैंने शुरू में जो स्कॉर्पियन का पिक दिखाया था स्टूडेंट्स, ओके, तो उस पिक में आपने, सॉरी मैं दोबारा दिखाता हूं, देखिए आपको पिक, तो उस पिक में आपने क्या देखा था कि उसकी जो टेल है ना, तो उसके यहाँ पे देखिए आप
कि उसकी जो टेल है ना, यहां पे आप देख रहे हैं कि उसका स्टिंग होता है, उसका डंक होता है। तो इस टेल को पॉइंट क्या कहता है? डायबॉलिक टेल कहता है, शैतानी पूंछ कहता है, राक्षसी पूंछ कहता है इसको वो। ओके, कह रहे कि देखा, हमने देखा कि किस तरीके से वो बिच्छू उसकी मां को काटते हुए, अपना जहर छोड़ते हुए और अपनी शैतानी पूंछ की झलक छोड़ते हुए, फ्लैश उसकी चमक छोड़ते हुए। ओके, अब अपने चलते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। कहता है कि हमने देखा किस तरीके से वो जो बिच्छू है वो अपनी शैतानी पूंछ को दिखाते हुए, उसकी फ्लैश झलक दिखाते हुए इन द डार्क रूम, वो अंधेरे में से गया। कहाँ गया? ही रिस्क्ड द रेन अगेन, कि उसने वापस फिर से रिस्क लिया कि वो बारिश में चला जाए। देखिए शुरू में आपको क्या बताया मैंने कि बारिश से बचने के लिए तो वो अंदर आता है, लेकिन जैसे वो काट लेता है तो वो अपनी शैतानी पूंछ की चमक छोड़ते हुए अंधेरे में से फिर वो रिस्क लेता है और कहां चला जाता है? फिर से वापस बारिश में चला जाता है। द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। अब कहता है जैसे ही पड़ोस में पता चला कि पॉइंट की मां को वो बिच्छू काट गया है, तो जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो सारे कैसे आते हैं? लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। स्वॉर्म का मीन यहाँ पे झुंड है, फ्लाइज का मीन मक्खियां। कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए उसने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है? सिमिली यूज किया है कि किसानों का जो झुंड था ना, किसानों को उसने किससे कंपेयर कर दिया? मक्खियों के झुंड से। कहता है किसान सारे ऐसे आते हैं मेरे घर पे जैसे कि मक्खियों का कोई झुंड आ गया हो। एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स। और कहता है कि किसान क्या कर रहे थे? बज, बज का मतलब यहाँ पे कि जप रहे थे वो ना, ऐसे हमिंग साउंड कर रहे थे और सारे सैकड़ों बार भगवान का नाम ले रहे थे। और क्या कह रहे थे? टू पैरालाइज द इविल वन। अब यहाँ पे इविल वन किसको बोला गया है? स्कॉर्पियन को बोला गया है। पैरालाइज का मतलब क्या है? पैरालाइज का मतलब सुन्न हो जाना। क्योंकि देखिए उन लोगों की ना एक मतलब ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि जब एक स्कॉर्पियन किसी आदमी को डंक मार देता है तो अगर बिच्छू चलता रहेगा तो लोग ऐसा मानते हैं कि जहर भी इंसान की बॉडी के अंदर चलता रहेगा, लेकिन अगर बिच्छू एक जगह बैठ जाता है तो जहर भी वहीं पे रुका रहता है। तो मतलब ये उनका एक सुपरस्टिशन, अंधविश्वास कह लो आप, ऑर्थोडॉक्स उसके विचार थे उन लोगों के। तो वो बेचारे भोले भाले लोग क्या कह रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सैकड़ों बार कह रहे हैं कि हे भगवान, वो उस इविल वन को, शैतान को एक जगह पैरालाइज कर दे ताकि पॉइंट की जो मदर है उसकी बॉडी में जो पॉइजन है वो जहां उसने काटा वहीं रुका रहे। ओके, अब आगे देखते क्या होता है। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स। ओके, विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स। कैंडल मोमबत्तियां होती है, लैंटर्न्स क्या होती है? लालटेन। कहते हैं कि जो वो किसान थे ना, वो मोमबत्तियां साथ में लेके आते हैं, लालटेन साथ में लेके आते हैं। थ्रोइंग जियांट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स। अब कह रहे हैं कि जब वो अपने हाथों में लालटेन्स लेके आते हैं, मोमबत्तियां लेके आते हैं, और जो मड बेक्ड वॉल्स मतलब जो कच्ची दीवारें होती है ना, तो उन दीवारों पर उनकी खुद की जो परछाइयां पड़ती हैं, जो शैडोज पड़ती हैं, वो अपने आप में क्या लगती हैं? जियांट स्कॉर्पियन, अपने आप में बड़े बड़े बिच्छू लगती हैं वो। मतलब ये है कि जब जो किसान है लालटेन और मोमबत्तियां लेके आते हैं अंधेरे में, और दीवार जो कच्ची दीवार है उन पर जब उनकी खुद की परछाइयां बनती हैं तो वो अपने आप में क्या लगती हैं? जैसे किसी बड़े राक्षस या किसी बिच्छू की परछाइयां हो। दे सर्च्ड फॉर हिम। अब हिम किसके लिए आया है? दे सर्च्ड फॉर हिम मतलब उन्होंने स्कॉर्पियन को ढूंढा। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टोंग्स। वो अपनी जुबान को बार बार क्लिक कर रहे थे, मतलब उनकी जुबान चल रही थी लगातार। विद एवरी मूवमेंट that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said। अब उनकी जुबान ने क्लिक मतलब चल रही थी, और वो क्या बोल रहे थे कि every moment the scorpion made, कि जैसे ही स्कॉर्पियन थोड़ा सा भी चलता है तो क्या होता है? his poison moved in mother's blood, कि उसका जो जहर है वो पॉइंट की माँ के खून में वैसे वैसे जैसे वो चल रहा है ना स्कॉर्पियन, तो वैसे वैसे ब्लड के अंदर पॉइजन भी चलता रहेगा। दे सैड उन्होंने कहा। ये आपको मैं प्रीवियस स्टैंडर्ड में बता चुका हूं कि वो ऑर्थोडॉक्स व्यूज हैं, उनका ऐसा मानना है कि अगर बिच्छू चलता रहेगा तो जहर भी चलता रहेगा, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता। मे ही सिट स्टिल। अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, अच्छा हो कि वो एक जगह स्थिर होके बैठ जाए। दे सैड उन्होंने कहा। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं? कहते हैं शायद हो सकता है कि तुम्हारा जो पिछला जन्म है ना, प्रीवियस बर्थ, सिंस मैंने पाप होते हैं। बी बर्न्ट अवे टुनाइट। अब जो किसान है, जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं पॉइंट की माँ के लिए
कि हो सकता है कि तुम्हें बिच्छू ने काटा है तो आज की रात तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बर्न अवे हो जाएंगे, मतलब जल जाएंगे सारे। वो कि तुझे बिच्छू ने काटा है ना, तो तेरे जो पुराने जन्म के जो सारे पाप हैं वो क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे आज की रात, मतलब वो सारे के सारे तुम्हारे माफ हो जाएंगे। दे सेड, अब उन्होंने कहा, ये कौन कह रहा है सारी बातें, किसान जो कह रहे हैं, मे यूर सफरिंग डिक्रीज, और कह रहा है कि हो सकता है कि तुम्हारी जो सफरिंग है, तुम्हारे जो कष्ट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, कम हो जाएं। कौन से कष्ट, द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, और कहता है कि तुम्हारा जो आने वाला जन्म है ना, तो आने वाले जन्म में तुम्हारे साथ जो मिसफॉर्च्यून, जो तुम्हारे मतलब तुम्हारे साथ दुर्भाग्यपूर्ण चीजें होंगी, जो जो तुम्हारे साथ अनफॉर्चुनेटली जो बुरी चीजें होंगी, वो भी तुम्हारी क्या हो जाएंगी, इस दर्द से कम हो जाएंगी। दे सेड, उन्होंने कहा, मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, कह रहा है कि हो सकता है कि बिच्छू के काटने पर तुम्हारी जितनी भी बुराइयां हैं ना, सम ऑफ ऑल इविल, कि जितनी भी बुराइयां हैं तुम्हारी, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी तुम्हारी अच्छाइयों के साथ में, इन दिस अनरियल वर्ल्ड। इस अनरियल का मतलब यहां पे क्या है, अवास्तविक संसार, क्योंकि संसार तो टेम्परेरी है। कहता है कि इस नश्वर संसार के अंदर तुम्हारी बुराइयां हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, अच्छाइयों से संतुलित हो जाएंगी। मतलब ये है कि भले ही उसने बुराइयां ज्यादा की थी, अच्छे काम कम किए थे, लेकिन बिच्छू के काटने से उसकी अच्छाइयां और उसकी बुराइयां क्या हो जाएंगी, मतलब बैलेंस हो जाएंगी। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, यहां पे देखिए नीचे लिखा ना, तुम्हारी अच्छाइयों के साथ में, बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, कि वो सारी क्या हो जाएंगे, डिमिनिश हो जाएंगे। डिमिनिश का मतलब वो गायब हो जाएंगी सारी की सारी तुम्हारे इस दर्द के साथ में, जो तुम्हें बिच्छू के काटने पर मिला है। डिमिनिश का मतलब नष्ट कर देना या नष्ट हो जाना ना। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश। अब देखिए फ्लैश का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा मांस होता है बॉडी का, जो हमारी स्किन होती है, कहता है कि हो सकता है कि जहर तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे मांस को क्या कर दे, प्यूरिफाई कर दे, मतलब और ज्यादा पवित्र कर दे। तो ये मतलब बड़े रूढ़िवादी से, ऑर्थोडॉक्स से विचार है लोगों के, कि तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां बराबर हो जाएंगी, ओके, और तुम्हारी जो मांस है, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी स्किन है, वो क्या हो जाएगी, और प्योरीफाई हो जाएगी। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। तो ये रेशनलिस्ट नहीं है, ये क्या है, ऑर्थोडॉक्स व्यूज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे से बोला था ना कि तुम्हारा जो फ्लैश है वो प्योरीफाई हो जाएगा, ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। कह रहा है कि तुम्हारी जो डिजायर है, तुम्हारी जो फ्लैश ऑफ डिजायर है ना, कि मतलब तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, तुम्हारे अंदर की जो आकांक्षाएं हैं। एम्बिशन का मतलब क्या होता है, आकांक्षाएं, जो तुम्हारे लक्ष्य हैं। दे सेड, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो आकांक्षाएं हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, प्योरीफाई हो जाएंगी। ओके, एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर। कहता वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फ्लोर, फर्श पर बैठ जाते हैं, अराउंड घेरा बना के, और मेरी मदर कहाँ लेटी होती है, बीच में लेटी होती है। ओके, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। कहता है हर एक व्यक्ति के चेहरे पर क्या था, पीस थी, मतलब शांति थी। मतलब उनके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरों पर क्या थी, शांति थी, है ना, ठीक है यहाँ पे, पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मोर कैंडल्स, कहता और मोमबत्तियां का मतलब कि और किसान आते गए। मोर लैंटर्न्स, और ज्यादा लालटेन्स वहां पे आती। मोर नेबर्स, और पड़ोसी आए। मोर इंसेक्ट्स, और ज्यादा वहां पे मतलब इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े निकले। क्योंकि स्टूडेंट्स ये तो यूजुअल सी बात है कि जब बारिश आती है तो बारिश के बाद में बहुत सारे आपने देखा होगा ना कि कीट निकल आते हैं, मच्छर निकल आते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे इंसेक्ट का आए। एंड एंडलेस रेन, और बारिश तो ऐसे हो रही थी कि मान लो उसका कोई अंत ही नहीं था। माई मदर ट्विस्टेड, कहता मेरी मदर क्या होती, ट्विस्ट का मतलब ऐंठना, दर्द के मारे ऐंठना। देखा होगा स्टूडेंट्स, जब अपने कभी कहीं दर्द होता है, स्पेशली जब अपना पेट दर्द होता है, तो अपने पेट को पकड़ के किस तरीके से ऐंठते हैं, मतलब ट्विस्ट होते हैं अपनी बॉडी को। तो कह रहा है मेरी मदर दर्द के मारे ट्विस्ट हो रही थी, मतलब ऐंठ रही थी। थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट का मतलब कि वो चटाई पर लेटी हुई थी और दर्द के मारे वो ऐंठ रही थी। और ग्रोनिंग, अब ग्रोनिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दर्द जब अपने कराते हैं ना, तो वो उसको अपने ग्रोन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। माई फादर, अब वो अपने पिता की बात करता है, कहता है मेरे फादर क्या थे, सेप्टिक एंड रेशनलिस्ट। कहता है कि मेरे पिता वास्तव में क्या थे, तर्कशील आदमी थे ना। रेशनलिस्ट मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आप जिसको तर्क, लॉजिकल कह देते हैं ना। ओके, ट्राइंग एवरी कोर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर,
ट्राइंग एवरी कोर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर। अब कह रहे हैं कि वो किसी श्राप या किसी ब्लेस में वो विश्वास नहीं करते, ट्राइंग एवरी, क्योंकि अब तक तो सारी चीजें हो गई थी, लेकिन ट्राइंग एवरी कोर्स एंड ब्लेसिंग कि हर तरीके के श्राप, हर तरीके के वरदान की बातें हो चुकी थी, तो वो इस बात में बिलीव नहीं करने वाले थे, क्योंकि वो क्या थे, सेप्टिक मतलब वैज्ञानिक बुद्धि वाले थे, वो रेशनलिस्ट मतलब तर्कशील थे वो। उन्होंने क्या किया, पाउडर, अब उन्होंने क्या किया, एक पाउडर लिया, मिक्सर हर्ब एंड हाइब्रिड। अब कहता उसके अंदर क्या था, कुछ जड़ी बूटियों का, मतलब जो हाइब्रिड थी ना जड़ी बूटियां, उनका एक मिश्रण था उस पाउडर के बीच में। तो उस पाउडर का नाम भी आगे आएगा पैराफिन, या जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। कहता ही इवन पाउडर लिटिल पैराफिन। तो पहले तो उन्होंने वो जड़ी बूटियां जो थी उसका पाउडर वो लगाया, फिर उन्होंने पैराफिन भी डाला। कहां पे डाला, अपॉन द बिटन टॉय। अब यहाँ पे अपने को पता चलता है कि टॉय का मीन पैर का अंगूठा होता है, कि पॉइंट की मदर को जो बिच्छू था वो पैर के अंगूठे पर खा गया था। एंड पुट अ मैच टू इट, और उन्होंने उस पर क्या कर दिया, मैच, उसको मतलब जो माचिस की तीली होती है ना, उससे वहां पे आग लगा दी। तो साइंटिफिकली ऐसा होता है कि अगर बिच्छू ने काटा तो उस पर अगर आप पैराफिन डाल के और आग लगा देते हैं तो जहर का असर कम हो जाता है। तो ये एक साइंटिफिक बात थी। ओके, तो यहां से पता चलता है कि ऊपर जितनी भी सारी बातें थी पहले जो भोले भाले किसान कर रहे थे, और अब जो उसके फादर की सोच है, तो बिल्कुल उन दोनों में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। कह रहा है कि जब उन्होंने पैराफिन डाल के आग लगा दी ना, तो मैं आग की फ्लेम को, फ्लेम का मतलब आग की जो लपटें होती हैं, मैं उनको देख रहा था मेरी माँ के ऊपर उठता हुआ। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स। अब होली मैन का मतलब यहाँ पे क्या, जो तांत्रिक ओझा आता है ना, कहता मैंने उसको राइट्स, मैंने उसको तंत्र मंत्र करते देखा। टू टेम द पॉइजन, टेम मतलब कम करना, ताकि वो पॉइजन को, जहर को कम कर सके। विद एन इनकैंटेशन। अब इनकैंटेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैजिक, जादू होता है। ओके, इनकैंटेशन का मतलब क्या होता है, मैजिक, जादू। कह रहा तो मैं वहां पे देख रहा था कि किस तरीके से एक जो होली मैन था, जो तांत्रिक था, वो अपने राइट्स, वो अपने तंत्र मंत्र कर रहा था, झाड़ फूंक कर रहा था, और अपने जादू से वो जहर को कम करने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर 20 आवर्स, अब 20 घंटों के बाद में, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, कि उसका डंक निकाल दिया गया। ओके, फाइनली 20 घंटे बाद में बिच्छू का डंक निकाला गया। माई मदर ओनली सेड। अब देखिए जो लास्ट 3 लाइन्स है ना, बहुत ही इंप्रेसिव है, मेरी पर्सनली फेवरेट लाइन्स है इस पोइम के अंदर, जो लास्ट 3 लाइनें हैं, क्योंकि लास्ट 3 लाइनों के अंदर जो मैटरनल लव होता है ना, एक माँ की जो ममता होती है, मैटरनल जो लव होता है, वो बिल्कुल इसमें क्लियरली एक्सप्रेस हो रहा है। पहले मैं लाइनों को पढ़ता हूँ, फिर आप खुद गैस करेंगे किस तरीके से मैटरनल लव इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो माई मदर ओनली सेड, कहता जब मेरी माँ को 20 घंटे के बाद में उस दर्द से आराम मिला, तो मेरी माँ ने सिर्फ यही कहा, क्या कहा, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि स्कॉर्पियन ने मुझे चुना, उस डंक के लिए मुझे चुना, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। कि 20 घंटे के बाद में, दर्द से तड़पने के बाद में भी लास्ट में माँ यही कह रही है कि चलो भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे ही डंक मारा, मुझे चुना, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो यहां पर क्लियरली आप देख रहे हैं कि एक माँ की ममता क्या होती है, मैटरनल लव क्या होता है, कि अपनी जो माँ होती है वो खुद जितना मर्जी दर्द सहन कर सकती है, लेकिन वो ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती कि उसके बच्चों को कोई दर्द या कष्ट या दुख मिले। तो लास्ट में नजीम इज़ीकल ने एक मैटरनल नोट पर इस पॉइंट को फिनिश किया है। ओके, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस आप वीडियो को 2-3 बार देखें, और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें अपने कॉपी पे नोट भी करें उनको। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल समझ आई होगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, हालांकि इसमें 1-2 उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच यूज भी किए हैं, जैसे ऊपर सिंपली यूज किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के हमारी इस पॉइंट में इतना ही। तो हमारी जो सेकंड पॉइंट है वो कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट के साथ।